चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक कहानी से, महाद्वीपों के बनने की कहानी। जरा सोचिए, आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी बस एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा थी। साइंटिस्ट्स इसे पैंजिया कहते हैं। अब कुछ मिलियन साल आगे बढ़ते हैं और कहानी में मजा आता है। यह विशाल भूभाग टूटना शुरू हो जाता है। अफ्रीका हमेशा से कूल रहता है, तो उसने सोचा अकेले ही मजा आएगा। जैसे जैसे अफ्रीका अपने दूसरे महाद्वीप भाइयों से दूर होता गया, इसका अपना रूप आकार लेने लगा। पहाड़ ऊंचे होते गए, घाटियां गहरी होती गईं और नदियां बहती हुई जमीन पर अपनी जगह बनाने लगीं। आज जो महाद्वीप हम देखते हैं वह लाखों सालों के भूगर्भीय खेल का नतीजा है। यह है एवोल्यूशन दोस्तों, और अफ्रीका इसके साथ बना रहा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं उस समय में जब इंसानों ने इस जियोलॉजिकल मास्टरपीस पर अपनी छाप छोड़नी शुरू की। हम बात कर रहे हैं प्राचीन सभ्यताओं की दोस्तों। और जब अफ्रीका की बात आती है तो दो बड़े नाम जहन में आते हैं, मिस्र और इथियोपिया। सबसे पहले बात करते हैं मिस्र की। पिरामिडों का घर, फेरौन और इतना एंशिएंट ब्लिंग कि कोई भी रैपर जलन से भर जाए। नील नदी उनकी जीवन रेखा थी, जो फसलों के लिए पानी देती थी और व्यापार के लिए एक हाईवे का काम करती थी। लेकिन इथियोपिया को मत भूलिए। जब मिस्र अपने पिरामिडों का दिखावा कर रहा था, इथियोपिया चुपचाप अपना काम कर रहा था। ये प्राचीन सभ्यताएं सिर्फ शानदार इमारतें बनाने और स्वादिष्ट पेय पदार्थों का आविष्कार करने के लिए नहीं थीं। ये सीखने, कला और संस्कृति के केंद्र थे। चलिए अब बात करते हैं आध्यात्मिक पहलू की। अफ्रीका सिर्फ एक भूगर्भीय और ऐतिहासिक पावर हाउस नहीं है, यह धर्म की दुनिया में भी एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। हम यहाँ दो बड़े धर्मों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इस्लाम और ईसाई धर्म। इस्लाम ने 7वीं शताब्दी में अपनी भव्य एंट्री मारी। यह उत्तर से फैलता हुआ व्यापार मार्गों के जरिए नीचे की ओर बढ़ता गया। मुस्लिम व्यापारी अपने समय के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे। दूसरी ओर ईसाई धर्म को थोड़ी शुरुआती बढ़त मिली हुई थी। ये पहली शताब्दी से ही इथियोपिया जैसी जगहों पर मौजूद था, लेकिन कॉलोनियल एरा के दौरान इसने जोर पकड़ा। यूरोपीय मिशनरीज धर्म के डोर टू डोर सेल्समैन जैसे थे, जो गांव-गांव जाकर अपना संदेश फैला रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये धर्म आए और जो कुछ पहले से था उसे बदल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि मान्यताओं का एक समृद्ध ताना बाना बना, जो विशुद्ध रूप से अफ्रीकन है। भाग 4, अफ्रीका के लिए संघर्ष, यूरोपीय उपनिवेशवाद। दोस्तों अब संभल जाइए, क्योंकि अब हम अफ्रीकन इतिहास के एक बहुत ही गहन अध्याय में उतरने वाले हैं, यूरोपीय उपनिवेशवाद। जरा सोचिए, यह 19वीं सदी का अंत है और यूरोप को एफओमो हो गया है। तो वो करते क्या है? वे मूल रूप से एक महाद्वीप के आकार की हाउस पार्टी रखते हैं और अफ्रीका उसका घर है। यूरोपीय ताकतें ऐसे भाग रही हैं जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हो, और वे सभी बेस्ट डील्स की तलाश में हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोर्चुगल और भी कई देशों की, जो सभी अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सभ्यता, ईसाई धर्म और व्यापार फैलाने की बात करते थे, लेकिन सच कहें तो यह ज्यादातर पावर, संसाधनों और अपनी बड़ाई करने के बारे में था। इस उपनिवेशवाद के प्रभाव बहुत बड़े और लंबे समय तक चलने वाले थे। इस दौर के जख्म आज भी दिखाई देते हैं, जो आधुनिक अफ्रीकन देशों में राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। भाग 5, आजादी की ओर, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। दोस्तों अब हम उस चीज पर आ रहे हैं जो सबसे जरूरी है, आजादी की लड़ाई। सालों तक यह बताया जाने के बाद कि क्या करना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है और यहाँ तक कि क्या सोचना है, अफ्रीकन देशों ने एक साथ कहा, बस बहुत हुआ। यह आजादी की मांग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और तेज हो गई। अफ्रीकन नेता और बुद्धिजीवी संगठित होने लगे, विरोध करने लगे। यह शांतिपूर्ण प्रतिरोध और सशस्त्र संघर्ष का मिश्रण था, लेकिन एक एक करके अफ्रीकन देशों ने अपनी स्वतंत्रता हासिल करना शुरू कर दिया। गाना ने 1957 में सबसे पहले आजादी हासिल की। क्वामे एनक्रुमा, जोमो केन्याटा और नेल्सन मंडेला जैसे नेता घर घर में जाने लगे। भाग 6, आधुनिक अफ्रीका राष्ट्रों और संस्कृतियों का ताना बाना। आधुनिक अफ्रीका एक जीवंत, रंगीन रजाई की तरह है। हर टुकड़ा अनोखा है, लेकिन साथ मिलकर कुछ अद्भुत बनाते हैं। उत्तर में मिस्र है, जो अपने पिरामिडों और काहिरा की हलचल भरी राजधानी के लिए प्रसिद्ध है।
पश्चिम में नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश और एक आर्थिक पावर हाउस है। दक्षिण में साउथ अफ्रीका, जिसकी 3 राजधानियां हैं। रवांडा, जो टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी है। आधुनिक अफ्रीकन संस्कृति पारंपरिक और समकालीन का एक सुंदर मिश्रण है।